general trends in the properties of transition elements or d block elements. General trends in the properties of transition elements or d block elements. So today we will discuss the general trends in the properties of transition elements or d block elements. Now the first property is metallic character. The first property is metallic character. अब जो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल. सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो क्या है? मेटल्स हैं. दे हैव मेटालिक स्ट्रक्चर एंड दे हैव मेटालिक प्रॉपर्टीज. सो दे ऑल हैव metallic structure and metallic properties. So they all have metallic structure and metallic properties except mercury. ठीक है, तो मरकरी को छोड़कर इन सब में जो है मेटालिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. दे हैव मेटालिक स्ट्रक्चर ऑल्सो. तो ये याद रखना है, एक्सेप्ट मरकरी. और मेटालिक प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात कर रहे हैं तो दे ऑल हैव मेटालिक प्रॉपर्टीज़, मतलब ये सब हार्ड होते हैं. दे ऑल आर हार्ड, दे आर लश्चरस, दे आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल. ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में पहले. दे हैव हाई melting point and boiling point, and they are good conductors. So all transition elements or d block elements have metallic structure and they have metallic properties except mercury. metals हैं अगर ये, तो metallic bond का formation करेंगे. So transition metals form मेटालिक बॉन्ड्स. ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं ये मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं. दे फॉर्म मेटालिक बॉन्ड्स. एंड वाई दे फॉर्म मेटालिक बॉन्ड्स? इट इज़ ड्यू टू रिलेटिवली लो आयनाइजेशन enthalpy. It is due to low ionization enthalpy and one or two electrons in their outermost energy level. तो जो सबसे बाहर वाली इनकी एनर्जी लेवल है उसके अंदर एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मतलब सबसे बाहर वाली तो S है, S में दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो मेटालिक बॉन्ड की रिक्वायरमेंट क्या है? मेटालिक बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है कि साइज़ बड़ी होनी चाहिए, है ना, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए. सो दे हैव वन और टू इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल. आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल है इनका NS, और NS के अंदर या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं. कुछ ऐसे हैं जिनमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. सो दे हैव वन और टू इलेक्ट्रॉन्स एंड दे हैव अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो. दे हैव अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये सारे मेटल्स हैं और मेटालिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं. बहुत ईजिली ये मेटालिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं बिकॉज दे हैव वेरी लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज, रिलेटिवली लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज, एंड दे हैव वन और टू इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल. बाहर वाले एनर्जी लेवल में एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके पास अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स. नाउ अब जब हमें मेटालिक बॉन्ड बनाना है तो यहाँ पे जो D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनके मेटालिक बॉन्ड में NS और N-1D ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं. सो इन दी
formation of metallic bonds, both Ns and n-1d electrons participate. ठीक. Now the strength of the metallic bond depends upon the number of unpaired electrons. जितने ज़्यादा unpaired electrons होते हैं उतनी ज़्यादा overlapping होती है और उतने ज़्यादा strong हमारी metallic bond होती है. So greater the number of unpaired electrons, और यहाँ पे जो है वो d electrons है. Greater the number of unpaired d electrons, stronger is the bond due to overlapping of unpaired electrons between metal atoms. तो strength of a metallic bond depends upon the number of unpaired electrons, और यहाँ पे जो unpaired electrons हैं वो कौन से हैं, वो d electrons हैं. तो जितने ज़्यादा unpaired d electrons होंगे उतनी strong जो है हमारी metallic bond बनेगी. So greater is the number of unpaired d electrons, stronger is the metallic bond formed. अब अगर हम कुछ मेटल्स देखें जो हमारे बीच वाले मेटल्स होते हैं, हम क्या करते हैं डी ब्लॉक में जब हम शुरू करते हैं तो D1 से फिलिंग को शुरू करते हैं, चाहे वो 3D हो, चाहे वो 4D हो, चाहे वो 5D हो. तो D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 इस सीक्वेंस में फिलिंग होती है. अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे जैसे हम सीरीज़ के मिडल में जाते हैं, एज वी मूव टूवर्ड्स द मिडल ऑफ द सीरीज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. है ना, यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5. नाउ 5 इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. क्यों? क्योंकि जो डी सबशेल होती है उसके अंदर 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर ये 5. जब D5 हो गया तो D5 हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब जब हम D6 पे जाएंगे तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी. तो D6 के केस में वी हैव ओनली 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. D7 के केस में वी विल हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो ये बीच में जो है ना D5, D6, D5 हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर D6 है उसके पास 4 है, D4 है उसके पास भी 4 है. तो ये जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं किसी भी ट्रांजिशन सीरीज़ के, इनके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसीलिए इनकी मेटालिक बॉन्ड जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. तो ये जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं किसी भी सीरीज़ के, दे हैव दी लार्जेस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर दे हैव दी स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्ड्स. अब अगर हम देखें कि हमारी जो ट्रांजिशन सीरीज़ है, अगर हम उनमें मेटल्स निकालने की कोशिश करें तो हमारे जो कुछ मेटल्स जिनमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बीच वाले ही हैं. तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स उसमें से लिख लें. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी जो ये है क्रोमियम, MO मोलिब्डेनम और W दैट इज़ टंजस्टन, दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड electrons and are therefore hard metals. ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे हमें और इसीलिए ये जो है हमारे जो है हार्ड मेटल्स होंगे. और इसके अलावा अगर हम देखें तो वी हैव जिंक, है ना. अगर हम यहीं पे देख लें कि जिंक है, ठीक है, कैडमियम है और मरकरी है. ये जो जिंक, कैडमियम और मरकरी हैं, इनका क्या है, इनका पता है हमें कि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D10 है. जिंक का 3D10 है, कैडमियम का 4D10 है और मरकरी का 5D10 है. तो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी जो ये लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं हर सीरीज़ के,
इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुल हैं, तो दे ऑल आर पेयर्ड, और इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। और क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, सो दे आर नॉट वेरी हार्ड। और उसमें भी मरकरी जो है, एक तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती है। दूसरा वो क्या होता है कि ग्रुप में नीचे रहता है ना, पहले जिंक आता है, फिर कैडमियम आता है, फिर मरकरी आता है, तो नीचे भी आ रहे हैं, तो नीचे आ रही है तो साइज़ बढ़ रही है। साइज़ बढ़ने से मरकरी के केस में वैन डर वाल्स फोर्सेस भी वीक हो जाती हैं, और मरकरी के पास जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उसकी मेटालिक बॉन्डिंग भी बहुत वीक होती है। और इसीलिए ओवरऑल जो फोर्सेस है मरकरी में, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दे आर वेरी वीक, एंड देयरफॉर मरकरी एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, है ना। तो दिस वी ऑल नो दैट मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सो वाई मरकरी इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? क्योंकि उसके अंदर एक तो मेटालिक बॉन्डिंग वीक है, क्योंकि उसके पास डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। दूसरा, जो वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं वो भी मरकरी में वीक हैं, क्योंकि मरकरी नीचे आता है ग्रुप में, और नीचे आने की वजह से उसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है, और साइज़ बड़ी होने से वैन डर वाल्स फोर्सेस भी वीक हो जाती हैं। तो साइज़ बड़ी है इसलिए वैन डर वाल्स फोर्सेस वीक है मरकरी में, और दूसरा डी जो है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो मेटालिक बॉन्डिंग भी वीक है। तो ओवरऑल मरकरी हैज़ वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एंड देयरफॉर मरकरी इज़ द मेटल विच एग्जिट्स एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और क्योंकि लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इसलिए हमने एक्सेप्ट मरकरी लिख दिया है, इसीलिए लिक्विड मरकरी के अंदर मेटालिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज मरकरी इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो लास्ट वाले 3 एलिमेंट्स हैं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, दे हैव फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, तो उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो होते हैं, एंड देयरफॉर दे आर नॉट हार्ड ड्यू टू absence of unpaired electrons, due to absence of unpaired electrons। अब अगर हम क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन को अगर एक बार देख लें, तो क्रोमियम देखें, ये है ना 3d5 4s1, तो 5 ये और 1 मतलब 6 इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंगनीज भी देखें तो 3d5 4s2, तो एस तो पेयर्ड है ना, सिर्फ डी में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंगनीज के पास 5 और क्रोमियम के पास टोटल 6। तो ये क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन जो है, दे हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड देयरफॉर दे आर वेरी हार्ड मेटल्स। So all transition elements, they exhibit metallic bonding, and strength of a metallic bonding depends upon the number of unpaired electrons present। और जैसे जैसे हम ग्रुप में बीच में जाने लगते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ते हैं, और इसीलिए मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग points। The second property is melting and boiling points। Now all transition elements, they have very high melting and boiling points, so they have high melting and boiling points, so they have high melting and boiling points। Now what is the reason for that, why they have high melting and boiling point? अब हमने पहले देख चुका है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, और यहाँ पे जो मेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन्वॉल्व हैं वो मेटालिक बॉन्ड है। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा होगी। तो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है, सो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, एंड देयरफॉर दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वाई? द रीज़न इज दे हैव strong metallic bonds, they have strong metallic bonds between atom of these elements, so they have very strong metallic bonds, and therefore they have very high melting and boiling points। अब अगर इनका सीरीज़ में ट्रेंड देखें तो व्हाट इज़ द ट्रेंड इन सीरीज़ में जब ये मूव करते हैं हम, तो क्या ट्रेंड होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का? तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स rise to a maximum
and then falls as the atomic number increases. ठीक है, मतलब ये हमारी सीरीज ऐसे चल रही है ग्रुप 3 से शुरू होके ग्रुप 12 तक. तो जैसे जैसे हम बीच में जाने लगते हैं हमारी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ती है, बीच में आके यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है और उसके बाद वापस जो है वो डिक्रीज़ करने लगती है. तो यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है, बीच में मैक्सिमम हो जाती है और फिर डिक्रीज़ करती है. तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स राइजेस टू अ मैक्सिमम and then falls as the atomic number increases. Now what is the reason for that? Reason is obvious. जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो किस वजह से है? इट इज़ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस जो कि मेटालिक बॉन्ड्स हैं. अब मेटालिक बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ जो होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे. तो जैसे जैसे हम बीच में जाते हैं तो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और इसलिए मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है एंड देयरफॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑल्सो इंक्रीजेस. फिर उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो पेयरिंग शुरू हो जाती है और पेयरिंग शुरू होने के बाद नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज़ होने लगते हैं और इसीलिए मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है होती है वो भी वीक हो जाती है और इसलिए हमारी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है. सो व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई इट राइजेस टू अ मैक्सिमम एंड देन फॉल्स डाउन? इट इज़ बिकॉज ऑफ increasing पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो बीच में पहुंचने के बाद जो है इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू हो जाती है और इसीलिए हमारी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे क्या होती है, मैक्सिमम होने के बाद कम होने लगती है. नाउ वी हैव वन मोर पॉइंट एंड द पॉइंट इज कि हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. ये मैंगनीज and technetium, they have abnormally low melting point. So now we have manganese and technetium. They have abnormally low melting point. अब वैसे तो ये जो हैं बीच वाले एलिमेंट्स हैं सीरीज़ के बीच में आते हैं तो दे हैव अ गुड नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैंगनीज जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है और इसकी 4d5 है. सो दे हैव 5 अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स. तो इस हिसाब से इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए. बट मैंगनीज एंड टेक्नीशियन दे हैव एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट. नाउ वाई दे हैव एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट? व्हाट इज़ द रीज़न? है ना. सो देयर इज़ अ डिप. देयर इज़ अ डिप इन द मेल्टिंग पॉइंट एट mn इन दी फर्स्ट. जैसे हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में जब हम मूव करते हैं तो ये हमारी पहली ट्रांजिशन सीरीज़ है. ठीक है, फर्स्ट सीरीज़. तो फर्स्ट सीरीज़ में जब हम मूव करके mn पे पहुंचते हैं जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है तो इट हैज़ अ डिप इन दी मेल्टिंग पॉइंट. इसी तरह सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ है हमारी. सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ में भी जब हम मूव करते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं टेक्नीटियम तो इसमें भी देयर इज़ अ डिप या इन दी मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसकी भी अचानक से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाती है और ये 4d5 है. इसी तरह जो थर्ड हमारी ट्रांजिशन सीरीज़ है उसमें भी जब हम बीच में पहुँचते हैं सो व्हेन वी रीच इन द मिडल ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज़ तो वहाँ पर भी क्या होता है कि हमारा जो रेनियम Re आता है ना, तो इसकी भी अचानक से क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाती है और ये 5d5 है. तो ये जो d5 वाले जो बीच में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज़ एबनॉर्मली लो. तो ये जो d5 है, मैं पहली सीरीज़ का मैंगनीज 3d5 फिर 4d5 और ये 5d5, इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एबनॉर्मली लो है. सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? सो देयर इज़ अ डिप, है ना. सो व्हाट वी आर सेइंग दैट there is a dip in the melting point at mn in first transition series and at Tc in the second
transition series and somewhat in Re in the third ट्रांजिशन सीरीज। तो जब हम ये बीच में पहुंच रहे हैं और हमारी D5 वाली कन्फिग्रेशन आ रही है तो अचानक से हमारी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रही है, वो कम हो जा रही है। तो दीज थ्री हैव एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? तो क्या कॉमन है इनमें? कॉमन ये है कि इन सबकी कन्फिग्रेशन D5 है, 3D5, 4D5, 5D5, मतलब दे आर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। तो रीज़न इसी से रिलेटेड है, दे हैव exactly half filled d orbitals, है ना, exactly half filled d orbitals हैं इनके पास। as a result in each case the electronic configuration is stable, that is electrons are held tightly by the nucleus so that delocalization is less and the metallic bond is weak। तो क्या हो रहा है, क्या कॉमन है इन सब में? D5 कॉमन है, मतलब दे हैव एग्जैक्टली हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स, और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है बहुत स्टेबल है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर टाइटली हेल्ड टाइटली बाय द न्यूक्लियस, और इसलिए डीलोकलाइजेशन बहुत कम होता है, और डीलोकलाइजेशन कम होने की वजह से जो मेटालिक बॉन्ड बनती है वो बाकी जो इसके एलिमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में वीक होती है, एंड देयरफॉर दीज एलिमेंट्स हैव abnormally low melting point. So this is due to their exactly half filled d orbitals which led to a very stable electronic configuration, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस और उनका डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाता है, और इसीलिए मेटालिक बॉन्ड जो बनती है वो वीक होती है। नाउ वी हैव वन मोर पॉइंट, दैट इज़ हमारे जो लास्ट वाले एलिमेंट है ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ तो सबसे अलग ही होती है। तो जिंक, नाउ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ठीक है, ये लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं और इनकी कन्फिग्रेशन होती है D10, है ना, 3D10, 4D10, 5D10। तो D10 वाले हैं ये, सो दे हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनके पास नहीं होते हैं, और इसीलिए दे आर सॉफ्ट एंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। उसमें भी now the third property is enthalpy of atomization, है ना, मतलब एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज़ कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंड दे ऑल हैव वेरी हाई एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन, मतलब इनको एटम्स में अलग करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ये सप्लाई करनी पड़ती है। एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? दैट इज़ द रीज़न इज़ वेरी ऑब्वियस, because we need a large amount of heat energy to break these strong metallic lattice. What is the reason? We need large amount of heat to break the strong metallic lattice to get free atoms।
तो मेटालिक बॉन्डिंग होती है इनके बीच में जो बहुत स्ट्रांग होती है, और उसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ती है, एंड देयरफॉर दे हैव वेरी हाई एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन, सो इट इज़ ड्यू टू स्ट्रांग मेटालिक lattice, and for breaking that we need a large amount of heat energy. Now the next point is, that is fourth point, and that is atomic radii. अब एटॉमिक रेडियाई ऐसे देखें तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, फिर डी ब्लॉक वाले बीच में हैं, और फिर पी ब्लॉक वाले हैं. तो वी आर मूविंग इन दिस पीरियड. सो व्हेन वी आर मूविंग इन अ पीरियड तो साइज़ क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज़ होती है. तो ये ट्रेंड होगा, मतलब डी वालों की जो साइज़ है वो एस वालों से छोटी होगी पर पी वालों से बड़ी होगी, है ना. सो व्हेन वी आर मूविंग अलॉन्ग अ पीरियड साइज़ डिक्रीजेस. तो पीरियड में पी वाले सबसे लास्ट में आते हैं तो उनकी साइज़ सबसे छोटी होगी. एस वाले सबसे पहले आते हैं, उनकी साइज़ सबसे बड़ी होगी. डी वालों की साइज़ एस और पी के बीच में होगी, मतलब एस से छोटी होगी और पी से बड़ी होगी. ठीक है, तो ये तो पीरियड में ट्रेंड हो गया. अब सीरीज़ में अगर देखें तो व्हाट इज़ द ट्रेंड इन सीरीज़. नाउ इन अ सीरीज़ में अगर हम देखें तो इन अ सीरीज़ एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, है ना, डिक्रीज करती है एज वी मूव इन अ सीरीज, बट द डिक्रीज इज स्मॉल आफ्टर मिडवे. मतलब जब हम सीरीज़ में मान लेते थर्ड सीरीज़ ही है तो मतलब 3D वाली सीरीज़ स्कैंडियम से जिंक की तरह जब हम मूव करेंगे तो एक सीरीज़ में जब हम मूव कर रहे हैं तो साइज़ डिक्रीज़ करती है धीरे धीरे, पर जब हम बीच में पहुंच जाते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा साइज़ जो है वो डिक्रीज़ नहीं करती. तो जनरल ट्रेंड क्या है, जनरल ट्रेंड ये है कि व्हेन वी आर मूविंग इन अ ट्रांजिशन सीरीज़ द साइज़ डिक्रीजेस, बट आफ्टर मिड वे द डिक्रीज इज़ वेरी स्मॉल. तो पहली हमारी जो सीरीज़ है 3D सीरीज़, मतलब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाएंगे तो साइज़ डिक्रीज़ करेगी, पर बीच में जब हम पहुंच जाते हैं उसके बाद जब हम आगे मूव करते हैं तो साइज़ बहुत ज़्यादा जो है वो डिक्रीज़ नहीं करती है. नाउ अब क्यों है ऐसा भाई, मतलब क्यों जब हम बीच में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद जो है वो साइज़ हमारी डिक्रीज़ नहीं करती है, ऐसा क्यों होता है. सो द रीज़न इज़, रीज़न हमें पता है कि जब हम बीच में पहुंचते हैं तो D5 होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर D में पेयरिंग शुरू हो जाती है. ठीक है, सो विथ increase in d electrons screening effect increases, है ना. मतलब पहले D है और ये फिर बाहर S है. ठीक है, तो D में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. तो जो D वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो S वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, सॉरी D में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं ना, बढ़ते जा रहे हैं ये, तो ये जो आउटर मोस्ट है S वाला, इसको क्या करेंगे, न्यूक्लियस से स्क्रीन कर देंगे, शील्ड कर देंगे. तो जैसे जैसे D इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी जो होता है बढ़ता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस. और इस दिस काउंटर बैलेंस the increased nuclear charge. This counterbalance the increased nuclear charge due to increase in atomic number. तो जब व्हेन वी आर मूविंग इन अ सीरीज तो धीरे धीरे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, और जब डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं तो ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एस इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सील्ड करने लगते हैं. जब वो शील्ड करना शुरू करते हैं उनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ती है, तो जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है उसको ये काउंटर बैलेंस कर देते हैं, उसको मतलब कैंसिल कर देते हैं, और इसलिए जो साइज़ है वो आफ्टर मिडवे जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है. एंड देयरफॉर atomic radii remain practically same after midway. Now we have one more point.
जब हम लास्ट में पहुंचते हैं एट द एंड ऑफ द सीरीज़, तो यहाँ पे ये D10 हो जाता है। जिंक के केस में 3D10 है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है। इसके लिए जब हम लास्ट में पहुँचते हैं तो साइज़ जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। सो एट द एंड of the period, at the end of the period, there is a slight increase in the atomic radii. There is slight increase in the atomic radii. Why it is so? It is due to electron repulsions between added electrons in the same orbital. ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, D10 हो गया है ये। तो बहुत ज़्यादा रिपल्शन होती है जिसकी वजह से साइज़ क्या होती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो एट द एंड ऑफ द सीरीज देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई। सो नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस। द फर्स्ट इज इन द सीरीज स्कैंडियम that is Z is equal to 21 to zinc Z is equal to 30. The enthalpy of atomization of zinc is lowest, that is 126 kilojoule per mole. Why it is so? तो हमारी जो पहली ट्रांजिशन सीरीज है जो स्कैंडियम से जिंक तक चलती है, उसमें जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे कम है। ऐसा क्यों है? तो हम सबको पता है कि जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3D10 4s2, और 3D10 4s2 होने का मतलब है कि जिंक के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, देयरफॉर जिंक हैज़ वेरी वीक मेटालिक बॉन्डिंग एंड देयरफॉर इट हैज़ वेरी लो वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज आउट ऑफ आयरन एंड कॉपर विच हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग किसका होगा, जिसके पास ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर हम कन्फिग्रेशन देखें तो आयरन की होती है 3D6 4s2 और कॉपर की होती है 3D10 4s2 3D10 4s1। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि आयरन के पास जो है वो मैक्सिमम ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट हैज़ 4 unpaired electrons. Iron has 4 unpaired electrons and therefore iron will have higher melting point. क्योंकि आयरन के पास 4 unpaired electrons हैं, therefore Fe has higher melting point. उसके पास ज़्यादा unpaired electron है और इसीलिए it will have strong metallic bond as compared to copper. Now the next question is in 4D and 5D series of transition metals, they have more frequent metal bonding in their compounds than do the 3D metals explain. ठीक है, तो मतलब जो 4D और 5D वाले हैं, जिसको कभी कभी क्वेश्चंस में क्या लिखा रहता है 4D 5D सीरीज, मतलब हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जो हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, मतलब 4D 5D सीरीज़ वाले जो एलिमेंट्स हैं, उनमें ज़्यादा फ्रीक्वेंट या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है एज़ कम्पेयर टू 3D मेटल। तो ये जो हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब 4D 5D सीरीज़ वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी साइज़ बड़ी होती है। साइज़ बड़ी होने की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर न्यूक्लियस का उतना ज़्यादा फोर्स नहीं होता है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर लेस टाइटली हेल्ड, और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा ईजिली मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसीलिए 5D 4D सीरीज़ वाले जो एलिमेंट्स होते हैं दे हैव मोर फ्रीक्वेंट मेटल बॉन्डिंग. सो व्हाई इट इज़ सो?
It is because the 4D and 5D transition elements have larger size and thus valence electrons are less tightly held. Valence electrons are less tightly held and hence can form metallic bonding more frequently. तो साइज़ बड़ी होने की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम होता है, सो दे आर लेस टाइटली हेल्ड and therefore these electrons can easily participate in metallic bonding. Now the next question is, why do transition metals exhibit high enthalpies of atomization? So this we have already discussed. I will just write the question. मैं सिर्फ question जो है वो लिख दे रही हूँ. तो question हमारा क्या है कि why do transition metals exhibit higher enthalpies of atomization? So why they exhibit higher enthalpies of atomization? क्यों? क्योंकि they form strong metallic bonds due to large number of unpaired electrons, और इसलिए उनकी enthalpy of atomization जो होती है वो high होती है. Now we have some other questions also. Now we have one more question, one or two might be. So next question is, chromium is a typical metal while mercury is a liquid. Explain why. तो क्रोमियम जो है वो एक टिपिकल मेटल है और मर्करी जो है वो लिक्विड है. ऐसा क्यों है? सो वाई इट इज़ सो? दैट इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी इजी. क्रोमियम, द कन्फिग्रेशन इज 3d5 4s1. Mercury, the configuration is 3d 4d 5d 10 6s2. Mercury is 5d 10 6s2. Now we can see कि mercury जो है उसके पास unpaired electrons नहीं है. Mercury has no unpaired electrons. ठीक है, so it has weak metallic bonding, तो इसीलिए वो लिक्विड है. क्रोमियम जो है उसके पास it has 5 unpaired electrons, so it has strong metallic bonding. इसकी metallic bonding बहुत strong होती है and therefore chromium is a typical metal whereas mercury is liquid at room temperature. Now the next question is the melting point of zinc, cadmium and mercury are low. Why? So this we have already discussed. I am just writing the question. Or the question might be, why zinc, cadmium and mercury are soft and have low melting point? So the answer is, all these three elements have completely filled d orbitals. They have no unpaired electrons, so they have very weak metallic bonding and therefore they have low melting point and they are soft metals. So these are the questions which we have to discuss.